हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में ही पूछा जाता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट द स्टोरी, क्योंकि ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ये हमें एक बहुत ही शानदार मैसेज भी देता है, लेकिन इस मैसेज को मैं रिवील करूँगा स्टोरी के एकदम एंड तक। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्टोरी। ये जो लास्ट लेसन है ये नरेट करता है एक ऐसे इवेंट के बारे में, यानी इसमें हमें एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ने को मिलता है जो 1870 की है, जब प्रशियन फोर्सेस बिस्मार्क के अंडर में फ्रांस को कैप्चर कर लेती है, यानी फ्रांस पे कब्जा स्थापित कर लेती है। अब नया प्रशियन रूल था कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एल्सैक और लॉरेन, उनमें फ्रेंच टीचिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी फ्रांस में ही फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। एक कंट्री में उसी की मदर टंग, उसी की मदर लैंग्वेज को बंद कर दिया जा रहा है। फ्रेंच टीचर्स को बोल दिया जाता है उस कंट्री से जाने को। अब एम हैमल, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो अपनी पुरानी स्कूल में नहीं रुक सके थे, उन्हें जाना था, लेकिन जाते जाते भी वो अपना लास्ट लेसन देकर जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है, साथ ही साथ एक बहुत शानदार मैसेज भी डिलीवर करता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी स्कूल स्टार्ट की, ऑथर बोलता है, मैं उस दिन सुबह जब अपनी स्कूल के लिए उठता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था उस मॉर्निंग में, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था डांट खाने का, स्पेशली एम हैमल का, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और पार्टिसिपल का तो एक वर्ड भी मुझे याद नहीं था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं स्कूल से बाहर भाग के चला जाऊँ और अपना जो दिन है वो बाहर ही बिताऊं, यानी स्कूल से बंक मार लूं। बाहर कितना शानदार दिन था, कितना वार्म, कितना ब्राइट डे था। चारों तरफ बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जंगल के किनारे से जो आ रही थी। और जो ओपन फील्ड थे वहाँ पे 100 मील के पीछे की तरफ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल्स के रूल से तो कहीं ज़्यादा ललचाने वाली थी। ललचाने, टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाना, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं अपने मन पे काबू पा सकूं, रेजिस्ट कर सकूं, यानी अपने मन का विरोध कर सकूं, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ता हूं। जब मैं टाउन हॉल से जा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक क्राउड देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने जमा देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब ये बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहाँ पे पिछले 2 साल में हम लोगों की जितनी भी बैड न्यूज़ है ये यहीं से आई थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, मैसेजेस और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। और मैंने सोचा बिना रुकते हुए, मतलब मैं बुलेटिन बोर्ड पे रुका नहीं, बिना रुकते हुए मैंने सोचा अब क्या मैटर हो सकता है। उसके बाद जितना हो सकता था उतनी जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा था ब्लैकस्मिथ था, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, वॉचर यानी चौकीदार, जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे अपने अप्रेंटाइज के साथ। अप्रेंटाइज मतलब होता है स्टूडेंट। बुलेटिन को पढ़ रहे थे और वो मुझे बोलते हैं, अरे लड़के, बब यानी लड़के, लड़के इतनी जल्दी जल्दी मत चलो, अभी तो स्कूल जाने में बहुत समय बाकी है। मैंने सोचा कि शायद वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं हाफते हुए एम हैमल के गार्डन तक पहुंच जाता हूं। अब जनरली होता क्या था कि जब स्कूल स्टार्ट होता था, जनरली स्कूल जब भी स्टार्ट होता था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हुआ करती थी। बसल का मतलब होता है धक्का मुक्की, जिसे गली के बाहर से ही सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, एक स्वर में लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़, यूनिसन मतलब होता है एक ही साथ, बहुत तेज़ तेज़ ये आवाज़ आती थी। कई बार इतनी तेज़ ये आवाज़ आती थी कि हम लोगों को अपने कान के ऊपर अपने हाथ भी रखने पड़ते थे, जिससे हम लोग टीचर की बात ज़्यादा अच्छे से समझ सके या अपनी खुद की बात ज़्यादा अच्छे से समझ सके। और टीचर का जो रूलर होता था उसे टेबल पे पटकने की आवाज़, मतलब
हर दिन ये सारी आवाज़ें हम लोगों को सुनाई देती थी, लेकिन आज ये सारी आवाज़ एकदम शांत थी। मुझे इन सारी हलचल के बीच से, कम्यूशन मतलब होता है हलचल, अपनी डेस्क तक जाना होता था बिना देखे गए, यानी छुप छुप के अपनी डेस्क तक मुझे जाना होता था। लेकिन ऑफ कोर्स आज का जो दिन था ये तो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत दिखाई दे रहा था। खिड़की से जब मैं अपनी क्लास के बगल में जाता हूँ तो खिड़की से मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, और जो एम हैमल थे वो क्लास में अप एंड डाउन चल रहे थे, यानी आगे पीछे चल रहे थे। उनके हाथ में उनका वही टेरिबल रूलर था, यानी वही भयानक डंडा उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था। अब जाके मुझे दरवाज़ा खोलना था और हर किसी के सामने अंदर एंटर करना था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी और कितना डर मैं उस समय महसूस करता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। एम हैमल मुझे देखते हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं, बेटा फ्रेंड्स अपनी जगह पे जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। अब मैं बेंच के ऊपर से जंप करता हुआ अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन थोड़े समय में जब मैंने अपने डर के ऊपर काबू पाया तो मैंने देखा कि हमारे जो टीचर है उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और उनकी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है। फ्रिल्ड मतलब झालर वाली, झालरदार, और उन्होंने एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है। सारी चीज़ें एकदम एम्ब्रॉयडर्ड थी। इन्हें वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइज़ वाले दिन ही पहनते थे। और इन सब के अलावा पूरी की पूरी जो स्कूल है ये भी बहुत स्ट्रेंज, यानी बहुत अजीब और सॉलम यानी गंभीर मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सरप्राइज़ कर रही थी वो था पीछे वाली जो बेंचेस हमेशा खाली होती थी, आज वहाँ पे गांव के लोग मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह ही बैठे हुए थे। ऑल्ड हज़ार्ड था वहाँ पे, जिन्होंने अपनी तिकोनी हैट पहनी हुई थी, 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी। पहले वाला मेयर था, यानी फॉर्मर मेयर था। फॉर्मर पोस्टमास्टर यानी पहले का पोस्टमास्टर था, और कुछ दूसरे गांव के लोग उनके साथ में बैठे हुए थे। सब लोग बड़े सैड दिखाई दे रहे थे। और जो हॉजर्ड थे इन्होंने एक पीले कलर की बुक जिसके किनारे पे अंगूठे के निशान बने हुए थे उसे खोलकर अपने घुटनों पे रखा हुआ था, और अपना बड़ा सा चश्मा उन पेजेस के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल अपनी चेयर पे चढ़ते हैं, माउंटेड मतलब बैठना या चढ़ना, और उसी गंभीर और बड़ी प्यारी सी आवाज़ में जिसमें उन्होंने मुझे बोला था उसी में बोलते हैं, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि अब से एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तुम्हारा नया मास्टर कल से आ जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए तुम लोगों को बहुत अटेंटिव होना है। ये वर्ड्स तो मेरे लिए एक बिजली कड़कने के समान थे। ओह द रैचेस, रैचेस मतलब दुष्ट। अच्छा, तो उन दुष्टों ने उस बुलेटिन बोर्ड पे ये सब कुछ लिख रखा था, वो बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल में लगा हुआ था। मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन? क्यों? मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आता। अब इसके बाद में क्या मैं कभी भी फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा? क्या मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा? ओह कितना दुखी था मैं कि अपने लेसन्स में याद नहीं कर पाया। अपने लेसन्स याद ना करने के लिए बर्ड्स इनके बजाय मैं क्या किया करता था, बर्ड्स को उनके एग्स को देखा करता था, या फिर सार पे स्लाइड किया करता था, यानी फिसल पट्टी खाया करता था। मेरी बुक्स जो अभी थोड़े समय पहले तक मुझे एक मुसीबत लगती थी, न्यूसेंस मतलब होता है मुसीबत, अभी थोड़े समय पहले तक जो मुझे मुसीबत लगती थी, जो मुझे कैरी करने में बहुत हैवी लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक और मेरी साधु संतों की हिस्ट्री, ये सब अब मेरे पुराने दोस्त बन गए जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। और एम हैमल भी, ये आइडिया कि वो यहाँ से दूर जा रहे हैं और इसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, इस आइडिया से मैं उनके डरावने रूलर यानी डरावने डंडे और वो कितने सन की है इस बारे में भी भूल चुका था। यानी अब एम हैमल भी मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे थे। बेचारा आदमी, तो अपने लास्ट लेसन के सम्मान के खातिर उन्होंने आज ये संडे वाले कपड़े पहन रखे हैं। और अब मुझे समझ में आया कि पीछे वाली जो बेंचेस थी वहाँ पे आज गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए क्योंकि उन लोगों को भी काफ़ी दुख था कि वो लोग भी स्कूल नहीं गए थे।
ये उन लोगों का तरीका था हमारे उस मास्टर को थैंक बोलने का जिसने 40 साल अपनी फेथफुल सर्विसेज यानी अपनी विश्वसनीय सेवाएं दी है हम लोगों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। और ये उन लोगों का तरीका था रिस्पेक्ट शो करने का उस कंट्री के लिए जो कंट्री अब वास्तव में उनका रहा ही नहीं था। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था उसी समय मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है। अब ये मेरा टर्न था सुनाने का। रिसाइट मतलब होता है दोहराना या सुनाना। मैंने क्या क्या नहीं किया पार्टिसिपल के वो ड्रेडफुल यानी डरावने रूल्स सुनाने के लिए, बहुत तेज और क्लियर आवाज़ में बिना एक भी मिस्टेक किए। लेकिन मैं तो पहले ही वर्ड पे एकदम मिक्सड अप हो गया, यानी सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई और मैं वहीं पे खड़ा रहा अपनी डेस्क के ऊपर। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं ऊपर एम हैमिल की तरफ देख सकूं। तभी मैंने सुना एम हैमिल ने मुझसे कहा, बेटा आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। बेटा फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए। देखो चीज़ें अब किस तरीके से हो गई है। हम हर दिन हम अपने आप को बोलते हैं अभी तो मेरे पास बहुत लंबा समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। और अब तुम देखो आज हम कहाँ आ गए। आज हम कल पे ही आ चुके हैं जिस पे हम लोग बातों को टाला करते थे। यही तो ट्रबल है, ट्रबल यानी परेशानी। यही तो परेशानी है एलसेक के साथ। एलसेक यहाँ पे सी एलसेक को बोला गया है, सिटी को बोला गया है कि एलसेक के जो लोग हैं वो हमेशा लर्निंग को कल पे टाल दिया करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को सीखने को कल पे टाल दिया करते हैं। और अब ये जो लोग हैं यानी ये जो जर्मन है, जो जर्मनी के लोग हैं, इन लोगों के पास पूरा अधिकार होगा तुम लोगों को ये बोलने का कि देखो तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलना और लिखना भी नहीं आता। लेकिन तुम सबसे गलत नहीं हो बेटा फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। मतलब सारा दोष तुम्हारा ही नहीं है, गलती हम लोगों की भी है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सीखने देने के लिए ज़्यादा एंग्जियस थे ही नहीं। एंग्जियस मतलब होता है उत्सुक। वो तो क्या प्रेफर किया करते थे कि बजाय स्कूल के वो तुम्हें अपनी फार्म पे या फिर मिल्स पे भेज सकें ताकि थोड़े ज़्यादा पैसे तुम कमा सको। और मैं भी अपने आप को दोष दूंगा, क्या मैंने भी तुम्हें कई बार अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा, लर्निंग के बजाय, सीखने के बजाय? और जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टियाँ नहीं दे दिया करता था? यानी सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी भी है। तुमने सीरियसली नहीं लिया तो सीरियसली मैंने भी नहीं लिया। फिर एक के बाद एक एम हैमिल बात करते जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और बोलते हैं कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, कि हम लोगों को अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए यानी सुरक्षित रखना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अब बच्चों यहाँ पे जो लाइन आ रही है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है जो सिर्फ चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये हम लोगों को अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। तो देखिए ये लाइन कौन सी है। एम हैमिल बोलते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बनाना, तो जब तक लोग अपनी लैंग्वेज पे पकड़ रखते हैं तब तक उनके पास एक चाबी होती है उस गुलामी के पिंजरे से आज़ाद होने की, उस गुलामी की जेल से आज़ाद होने की चाबी होती है। तो जनरली ये उन लोगों के लिए है जो आज भी इंडियन होते हुए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंग्लिश को। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और नो डाउट हम लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बट हम लोगों को हिंदी को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदर टंग है। उसके बाद फिर वो ग्रामर ओपन करते हैं और हम लोगों के लेसन पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड था यानी आश्चर्यचकित था ये देखकर कि अब ये कितने अच्छे से मुझे समझ में आया। जो कुछ भी वो बोल रहे थे मुझे बहुत इजी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इजी। मैं तो ऐसा ही सोच रहा था कि आज से पहले शायद या तो मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना या फिर शायद उन्होंने कभी इतना अच्छे से आज से पहले एक्सप्लेन नहीं किया, इतना पेशेंस के साथ में। ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है यानी जो एम हैमिल है, ये जाने से पहले जो कुछ भी जानते हैं वो सारी नॉलेज हमें दे देना चाहते हैं। वो सारी नॉलेज एक ही झटके में हमारे सर में, हमारे ब्रेन में
उतार देना चाहते हैं। ग्रामर के बाद में हम लोगों का राइटिंग का एक लेसन था, यानी लिखने का एक लेसन था। उस दिन एम हैमिल ने हम लोगों के लिए नई कॉपीज़ बनवा रखी थी। उसके ऊपर उन्होंने सुंदर और बड़ी गोलाई में खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो कि स्कूल रूम में हर जगह फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट यानी होता है तैरना। हमारे डेस्क के ऊपर की जो रॉड है उस पे लटक रहे हैं। तुम लोगों को देखना चाहिए था कि हर कोई आज कैसे अपने काम में बिल्कुल लगा हुआ दिखाई दे रहा था और सारी चीज़ें आज कितनी शांत थी। सिर्फ जो आवाज़ अभी आ रही थी वो पेपर से पेन के ऊपर स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी, यानी पेपर से पेन के ऊपर लिखने की आवाज़ आ रही थी। एक बार कुछ बीटल्स मतलब उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एक बार कुछ बीटल्स उड़ के अंदर आते हैं, लेकिन आज तो किसी ने इनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था। वो छोटे बच्चे जो अपने फिशहुक को ट्रेस कर रहे थे, यानी छाप रहे थे, जैसे कि वो भी वास्तव में फ्रेंच में ही हो। छत के ऊपर पिजन्स यानी कबूतर, कूड यानी होता है गुटर गु की आवाज़ करना। छत के ऊपर पिजन्स कू कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में गुटर गु कर रहे थे। और मैं मन में ही सोच रहा था कि क्या वो लोग इन लोगों को भी जर्मन में बोलने के लिए बाउंड करेंगे। मतलब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? वाई डिड द ऑथर थिंक सो? ऑथर ने ऐसा क्यों सोचा कि कबूतर को भी क्या वो जर्मन में सिंक करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? तो यहाँ पे कबूतर को उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कोई भी कंट्री किसी कंट्री पे इन्वेड करता है और अगर वो जीत भी जाता है तो वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता है। वहाँ पे लोगों की कोई भी परवाह नहीं करता कि लोग कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती उनके ऊपर अपने नए रूल्स और रेगुलेशंस थोप दिए जाते हैं, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी थोप दी जाती है। तो यहाँ पे ऑथर बोलता है, जब ये कबूतर की आवाज़ सुनता है, कि क्या इन कबूतर को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा? जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था तो मैं देखता था एम हैमिल अभी भी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, मोशनलेस यानी बिना हिले डुले। गेजिंग यानी होता है घूर के देखना, घूर के देख रहे थे, कभी इस चीज़ पे फिर कभी उस चीज़ को, एक के बाद एक एक चीज़ को वो घूर के देख रहे थे, जैसे कि वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं। स्कूल रूम की हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को लास्ट बार वो देख लेना चाहते हैं जाने से पहले। फैंसी मतलब कल्पना करो या इमेजिन करो। 40 साल उन्होंने इसी जगह पे बिताए थे, इसी गार्डन के साथ में। वो गार्डन जो उनकी विंडो के बाहर था, वो गार्डन जो उनकी क्लास की विंडो के जस्ट बाहर की तरफ था। अभी तक सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस हैं वो घिस के स्मूथ हुई है। वॉलनट के जो ट्रीज़ है गार्डन में वो थोड़े और लंबे हो गए। और जो होप वाइन है, होप वाइन मतलब होता है अंगूर की बेल, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी, वो अब विंडोज़ तक ट्वाइन कर रही है, यानी उन तक लिपट के ऊपर आ रखी है छत तक। इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाने के ख्याल से किस तरह से उस बेचारे आदमी का दिल टूटा होगा, किस तरह से एम हैमिल को दुख हो रहा होगा। ऊपर हमें सुनाई दे रही थी उनकी जो सिस्टर है ऊपर वाले जो रूम में थी, वो अपने ट्रंक्स यानी अपने संदूक को पैक कर रही थी, बॉक्सेस को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें कल ही इस कंट्री को छोड़ के जाना था। लेकिन आज भी उनमें इतना करेज था कि हर लेसन को वो लास्ट तक सुन सके। राइटिंग के बाद हम लोगों का हिस्ट्री में एक लेसन था और उसके बाद में जो बेबीज़ थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो चांट करते हैं। चांट मतलब होता है एक स्वर में उच्चारण करना। वो चैंट करते हैं बा बे बी बो, यानी वो वावल्स वगैरह बोलते हैं, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। कमरे में पीछे की तरफ ऑल्ड हॉजर भी बैठे हुए थे चश्मा लगाकर। उन्होंने अपनी पुरानी किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और सबके साथ में वो भी लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे और उनकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी इमोशन के कारण। ट्रैम्बल यानी कांपना। और उनकी इस आवाज़ को सुनना कितना ज़्यादा फ़नी लग रहा था। हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओह, मुझे कितने अच्छे से याद है मेरा आखिरी
लेसन। अचानक थोड़ी देर बाद में चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं और फिर एंजलस में भी उसी समय ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है, प्रशियन सोल्जर की, जो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे, अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे। ये आवाज़ हमें खिड़की के नीचे की तरफ से सुनाई देती है। एम हैमिल खड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा था। वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। मैंने आज से पहले कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था, यानी आज से पहले जितनी भी बार वो पढ़ाते थे हमेशा बैठकर पढ़ाया करते थे, आज वो पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन कोई चीज़ होती है जो उनके गले को जाम कर देती है, जो क्या नहीं होता है गला जाम करना, और वो इससे आगे नहीं बोल पाते। फिर वो घूमते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, चौक का एक पीस उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के, माइट यानी होता है ताकत, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा वो लिख देते हैं, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक जाते हैं और अपने सिर को दीवार की तरफ झुकाते हैं और बिना एक भी शब्द बोले एक जेस्चर करते हैं, यानी हमें एक इशारा करते हैं अपने हाथ से और इशारे में बोल देते हैं, स्कूल डिसमिस, आप लोग जा सकते हो। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस स्टोरी में बहुत ही शानदार मैसेज दिया हुआ है। वो मैसेज ये है कि हम लोग हर चीज़ को कल पे टाल देते हैं। आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम्स में बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, आज नहीं तो हम कल पढ़ लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर कभी कभी अचानक एक ऐसा दिन आता है कि जब वो कल भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर हम लोगों को बहुत रिग्रेट फील होता है कि काश हम लोग पहले पढ़ लेते या फिर हम लोग पहले ये काम कर लेते। ये सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमने सोचा अभी तो एग्ज़ाम्स में 2 महीने बाकी हैं, हो सकता है 2 महीने बाद में हम लोग बीमार पड़ जाए, जैसा कि ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन। किसने सोचा था ऐसा आ जाएगा? किसने सोचा था पूरी दुनिया में पैंडेमिक हमें दिखाई देगी? किसने सोचा था कि हम सब लोग घर पे बैठ जाएंगे 10 महीने तक, स्कूल से नहीं खुलेंगी, कहीं पे पढ़ाई नहीं हो जाएगी? लेकिन अचानक हो गया। तो इसलिए कल का जो काम है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। कभी भी किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल होना हो, क्या पता कल हम लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाए और हमारे पास बोलने के लिए सिर्फ यही वर्ड रह जाए, काश। क्योंकि काश के पीछे जो भी सेंटेंस होता है उसमें हमेशा एक रिग्रेट ही छुपा हुआ रहता है। काश के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा एक पश्चाताप ही लिए हुए रहता है। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि अपनी लाइफ में काश वर्ड को ही हम लोग हटा सकें, रिमूव कर सकें। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसी तरह के और शानदार और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।